वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज लोक प्रशासन में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रशासन पर विधायी नियंत्रण किया जाता है। हाउ लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। हम जानते हैं कि शक्ति पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। शक्ति जितनी अधिक होती है, नियंत्रण भी उतना ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो प्रणाली चाहे संसदात्मक हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, सभी प्रणालियों में प्रशासन पर नियंत्रण होना आवश्यक है, जिससे कि प्रशासन अपनी सीमाओं में रहकर सही कार्य करे। और अगर संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो तो प्रशासन पर संसद का नियंत्रण और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राज्य की सारी गतिविधियों का प्रारंभ व्यवस्थापिका से ही होता है। संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रमुख कार्य कार्यपालिका का संसद के प्रति उत्तरदायी होना होता है। इसलिए कार्यपालिका सिविल सेवकों के प्रत्येक कार्य के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। और किस प्रकार से पार्लियामेंट्री कंट्रोल प्रशासन के ऊपर होता है, आज हम इसी बात को जानेंगे। तो सबसे पहले प्रशासन पर प्रभावी जो नियंत्रण रखा जाता है, उसमें सबसे पहला स्थान होता है पॉलिसी डिटर्मिनेशन या नीति निर्धारण का। संसदीय लोकतंत्र या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में विधायिका प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करती है। जनरली पार्लियामेंट्री पॉलिसीज़ का निर्धारण करती है और उसका क्रियान्वयन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। पार्लियामेंट उन नीतियों में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है और यह उन पर कंट्रोल रखने का एक बहुत ही प्रभावशाली माध्यम होता है। प्रशासन पर नियंत्रण रखने का दूसरा प्रमुख माध्यम है बजट पर चर्चा, डिबेट ऑन बजट। बिना व्यवस्थापिका की स्वीकृति के प्रशासन एक भी पैसा नहीं खर्च कर सकती। प्रशासन बजट के रूप में अपनी अभियाचनाएं व्यवस्थापिका के सम्मुख, लेजिस्लेटिव के सम्मुख प्रस्तुत करती है और जब उसकी स्वीकृति हो जाती है तो धन का प्रयोग निश्चित शीर्षकों के अंतर्गत वह करती है। जब बजट पर चर्चा होती है तो उस समय संसद के सदस्य इस बात पर विचार करते हैं कि पहले बजट में स्वीकृत धनराशि का उचित रूप से उपयोग हुआ है अथवा नहीं, और इस तरह से बजट पर चर्चा करते करते प्रशासन पर नियंत्रण होना आवश्यक हो जाता है। प्रशासन पर नियंत्रण रखने का तीसरा प्रमुख माध्यम है राष्ट्रपति का अभिभाषण या प्रेसिडेंशियल एड्रेस। संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट का जो नया सेशन शुरू होता है वह राष्ट्रपति या राज्य के मुखिया के अभिभाषण से प्रारंभ होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पिछले वर्ष की एग्जीक्यूटिव की क्रियाओं के वर्णन के साथ साथ नए वर्ष के लिए सरकार की प्राथमिकताएं और उद्देश्य गिनाए जाते हैं। राष्ट्राध्यक्ष के भाषण पर सत्ताधारी दल अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखता है। उस समय संसद सदस्यों को सरकारी नीतियों और प्रशासकीय वर्ग के कार्यों की आलोचना करने का भी अवसर मिलता है। समाचार व्यवस्था के माध्यम से ये सारी आलोचनाएं जनता तक पहुंच जाती हैं। प्रशासन पर नियंत्रण रखने का चौथा माध्यम है प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर। संसद के अधिवेशन काल में कार्य दिवस का सबसे पहला जो आवर होता है, पहला घंटा, वह प्रश्न पूछने के लिए निश्चित रहता है। इसी को हम लोग क्वेश्चन आवर कहते हैं। इस काल में संसद सदस्य मंत्रियों से उनकी प्रशासनिक नीतियों और कार्यों के संबंध में विभिन्न प्रश्न पूछ सकते हैं। यह संसद का प्रशासन पर प्रभावशाली नियंत्रण का सशक्त माध्यम है। मंत्री पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मंत्रियों के उत्तरों पर पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से जनता की शिकायतें प्रशासन तक पहुंचाई जाती हैं। प्रतिदिन लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। कोई मंत्री किसी प्रश्न का उत्तर टाल भी सकता है, परंतु इसे अच्छा नहीं माना जाता है। प्रश्न पूछने का यह विशेषाधिकार संपूर्ण प्रशासन को चौकन्ना बनाए रखता है। इसलिए लोक प्रशासन अपनी गतिविधि और लेन देन का पूरा ब्यौरा रखता है कि पता नहीं कब कोई सदस्य किस बात की जानकारी के संबंध में प्रश्न पूछ ले।
पांचवी प्रमुख बात है अविश्वास का प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव को निंदा प्रस्ताव भी कहा जाता है। भारत में इसकी व्यवस्था स्वयं संविधान में की गई है। जब सरकार की संपूर्ण या आंशिक नीति आपत्तिजनक दिखती है तब निंदा प्रस्ताव के द्वारा इसे ठीक किया जाता है। इस अवसर पर विरोधी पक्ष को बहुमत मिलने पर सरकार को त्यागपत्र तक देना पड़ता है। भारत में पहली बार 1962 में लोकसभा के मानसून अधिवेशन में इसे सरकार के विरुद्ध रखा गया था। अब इसकी रफ्तार काफ़ी बढ़ गई है, परंतु अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। इसके पास होने का अर्थ होता है सरकार का पतन। प्रशासन पर नियंत्रण रखने का छठा प्रमुख साधन है विधेयक पर बहस या डिबेट ऑन लेजिस्लेशन। संसद में बहस सरकारी गतिविधियों पर चर्चा का अवसर प्रदान करती है। हर एक विधेयक के 3 पाठन होते हैं और उसमें विधेयक में जितनी भी नीति बनाई जाती है उसकी आलोचना करने का अवसर प्राप्त होता है। इस आलोचना से तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सरकार का विचार ही उस विधेयक के संबंध में बदल जाए। जैसे उदाहरण के लिए 1951 का समय में संसद में अत्यंत विरोध होने के कारण सरकार ने विवादास्पद हिंदू कोड बिल को वापस ले लिया था। इस प्रकार विधेयक पर जब बहस होती है तो उससे भी प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है। 7वां माध्यम है स्थगन प्रस्ताव या एडजॉर्नमेंट मोशन। स्थगन या काम रोको प्रस्ताव व्यवस्थापिका नियंत्रण का बहुत ही इम्पॉर्टेंट माध्यम है। संसद के अधिवेशन के समय देश में घटित किसी महत्वपूर्ण घटना के संबंध में सदन के कुछ सदस्य स्थगन प्रस्ताव रखते हैं, जिसका आशय यह होता है कि सदन में चल रही कार्यवाही को रोककर पहले उस घटना पर विचार किया जाए। अध्यक्ष की स्वीकृति मिलने पर वह प्रस्ताव विचार के लिए सदन में रखा जाता है और सदन उस पर विचार आरंभ कर देता है। इस प्रकार सदन का जो कार्यकाल है वह सामान्य जो कार्यकाल होता है वो कुछ समय के लिए रुक जाता है और बहस के बाद उस पर सदन में मतदान होता है। इसके अलावा लेखा परीक्षा और प्रतिवेदन, ऑडिट और रिपोर्ट, इसके द्वारा भी प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है। अभी के समय में यह बहुत ही आवश्यक व्यवस्थापिका के लिए नहीं है कि वह सरकारी व्यय पर पूरा नियंत्रण रखे। यह कार्य संसद लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के माध्यम से करती है। लेखा परीक्षक यह देखता है कि संसद में जो भी धनराशि उन्हें दी गई है वह सही प्रकार से दी गई है कि नहीं और नियम के अनुसार उसे व्यय किया गया है या नहीं। लेखा परीक्षा के माध्यम से अगर प्रशासन ने कोई अनियमितता की है तो वह भी हमारे सामने आती है। इसके अलावा संसदीय समितियां या पार्लियामेंट्री कमिटीज, संसद अपने सदस्यों में संसदीय समितियां बनाती है और ये संसदीय समितियां बनाकर प्रशासन पर वह नियंत्रण रखती है। जैसे भारत में कई समितियां हैं। एक आश्वासन समिति है जिसका कार्य यह देखना है कि संसद में जो मंत्री आश्वासन देते हैं वे क्रियान्वित किए गए हैं या नहीं। इस समिति को बनाए जाने से पहले संसद का सदस्य स्वयं यह देखता था कि मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासन पूरे किए गए हैं या नहीं, लेकिन जब से इस समिति का निर्माण हो गया है तो यह कार्य इस समिति को दे दिया गया है कि अगर मंत्रियों ने कोई आश्वासन दिया है तो उसे वे पूरा करते हैं या नहीं। इस प्रकार इन सारे माध्यमों से प्रशासन पर संसद नियंत्रण रखती है ताकि प्रशासन को अपने कार्यों को करने में मनमानी न हो और वे विधि पूर्वक और नियम के अंतर्गत अपने कार्यों को करें। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि विधायी नियंत्रण की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। प्रशासन पर बहुत सारे माध्यमों से विधायिका नियंत्रण रखती है, लेकिन फिर भी कुछ समय या कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब विधायिका प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रख सकती है। विधायी नियंत्रण की ये लिमिटेशंस इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहली बात यह कही जाती है कि जब मंत्री गैर विशेषज्ञ हों, सिविल जो सर्वेंट होते हैं वे विशेषज्ञ होते हैं, वे अपनी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि सांसद उन्हें पकड़ ना सकें, और जो सांसद होते हैं वे अशिक्षित, गैर अनुभवी और गैर विशेषज्ञ होते हैं। इससे क्या होता है कि संसदीय नियंत्रण का जो क्षेत्र है वह लिमिटेड हो जाता है। दूसरी आलोचना यह की जाती है
कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आलोचना के लिए आलोचना होती है, क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म ओनली। सांसद प्रशासन की आलोचना उसमें सुधार लाने या कार्य कुशलता लाने के लिए नहीं करते, बल्कि दर्शकों को प्रभावित करने, समाचार पत्रों में छाए रहने और जनता में लोकप्रिय होने के लिए करते हैं। यह एक बहुत बड़ा दोष है। तीसरी बात जो यह है वह यह है कि उत्तरदायित्व का जब प्रश्न आता है, क्वेश्चन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है, तो अनियमितता का आरोप मंत्री पर लगाया जाता है तो मंत्री यह कहने लगते हैं कि प्रशासकों ने गलती की है और स्वयं उससे बचना चाहते हैं। तो इस प्रकार से वे एक दूसरे पर उत्तरदायित्व लादते रहते हैं और सही समस्या का समाधान नहीं हो पाता। कभी कभी यह भी होता है कि आलोचनाएं एक पक्षीय होती हैं। संसद में सिविल कर्मचारियों की सांसद जो आलोचना करते हैं वे एक पक्षीय इसलिए होते हैं क्योंकि सिविल कर्मचारी वहां उस आलोचना की सफाई देने के लिए उपस्थित नहीं होते। संसदीय आलोचना से बचने के लिए सेवी वर्ग प्रभावशाली सांसदों को खुश करने के लिए जनहित और ईमानदारी तक को भूल जाते हैं। राजनीतिक आलोचनाएं भी कभी कभी होती हैं, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म भी हम देखते हैं कि कभी कभी होता है। मंत्रियों के अधीन होने के कारण लोक सेवाओं को मेजोरिटी दल का अंग मानकर उनकी आलोचना की जाती है, उनका क्रिटिसिज्म किया जाता है। आलोचक जो होते हैं वो निष्पक्ष नहीं होते हैं, वे दलीय पक्षपात के कारण लोक सेवकों के चरित्र और व्यवहार की आलोचना करते हैं। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो संवैधानिक स्थिति है, वह भी हावी रहती है प्रशासन पर नियंत्रण रखने में। संविधान के अनुसार विभागीय कार्यों का उत्तरदायित्व जो है वो मंत्रियों पर होता है। विभाग में जितनी गड़बड़ी हो, विभाग में जितनी अनियमितताएं हो, भ्रष्टाचार हो और ज्यादती के लिए मंत्री को ही लोग उत्तरदायी मानते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स को नहीं। संसद बहस के दौरान मंत्री की ही आलोचना करते हैं, सिविल सर्वेंट्स की नहीं। इस प्रकार मैंने आपको यह बताया कि विधायिका कई माध्यमों से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है और यह नियंत्रण रखना आवश्यक भी है, परंतु इस विधायी नियंत्रण की कुछ सीमाएं भी हैं। कभी कभी प्रशासन पर इन सीमाओं के कारण नियंत्रण नहीं रखा जाता है और यह उसकी कमी है, लेकिन फिर भी प्रशासन पर संसद या विधायिका यह कोशिश करती है कि उस पर प्रभावशाली नियंत्रण रखा जा सके, तभी संसदीय व्यवस्था कारगर सिद्ध होती है। धन्यवाद।